हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। और आज हम लोग लेकर आए हैं अपना सेशन 2 द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस का। और आज के सेशन में मैं आपसे मिलने वाला हूं कई चीज़ों के साथ। तो आज हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले अपने सेशन को। हमारा टारगेट रहेगा आज एक न्यूज़ को कवर करना, न्यूज़ के साथ साथ जो टॉपिक न्यूज़ से रिलेटेड है उसको कवर करना। और आज का जो टॉपिक हमारा न्यूज़ से रिलेटेड है वो है इन्फ्लेशन। तो न्यूज़ के साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा इन्फ्लेशन, उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कराऊंगा। और इस चैप्टर या इस न्यूज़ से क्या एक एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ मेंस क्वेश्चन बन सकता है उसको मैं पढ़ाऊंगा भी, और लास्ट में आपको एक होमवर्क के तौर पे भी दूंगा। तो इस सेशन में बने रहिए मेरे साथ और पूरी जानकारी के लिए पूरे सेशन को वॉच करिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ नए नए भी जुड़ रहे हैं, तो उनसे एक ही बात कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। ठीक है, तो शुरू करें आज की इस चर्चा को। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन द न्यूज़ टुडे। आज के न्यूज़ से पहले मैं आपको सबसे पहले पिछले न्यूज़ का एक एमसीक्यू जो मैंने आपको दिया था उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो एमसीक्यू जो लास्ट सेशन में दिया गया था वो ये था कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडिया बांग्लादेश अग्रीमेंट कंक्लूडेड रिसेंटली, यानी कि अभी हाल ही में जो भारत और बांग्लादेश के बीच अग्रीमेंट हुआ उसमें फीचर्स के तौर पर क्या क्या था। तो पहला ऑप्शन कहता है कुशियारा रिवर हैज बीन अग्रीड अपॉन फॉर वाटर विड्रॉल बाय बोथ द कंट्रीज, यानी कि दोनों ही कंट्रीज ने सहमति दिखाई कुशियारा रिवर से वाटर विड्रॉल करा जाएगा। For collaboration on information technology system used by railways in areas such as movement of freight। तो रेलवे में भी दोनों ने कोलैबोरेट करने की बात कही कि हम लोग आईटी का इस्तेमाल करेंगे रेलवे सेक्टर में जहां पर फ्री ट्रांसपोर्ट की बात होती है। अब बताना था विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इन दोनों में से इनकरेक्ट कौन से हैं। तो हमने पढ़ा कि दोनों ही फीचर्स हमारी अग्रीमेंट में प्रेजेंट थे, तो इनकरेक्ट दोनों में से कोई नहीं था, तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर था। So that was the correct answer, none of the above। अब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दे रखा है। The two sides signed 7 MOUs और उसमें है withdrawal of water from the cross border Kushiara river agreement will benefit southern Assam in India and Sylhet region of Bangladesh। Then cooperation in space technology जिसमें collaboration की भी बात कही गई, information technology system to be used by railways in areas such as movement of freight। इसी के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कोऑपरेशन की बात कही गई। ट्रेनिंग करने को कहा गया कि भारत ट्रेन करेगा बांग्लादेश के रेलवे पर्सोनल्स को, यानी कि कर्मचारी को, और बांग्लादेशी जुडिशियल ऑफिसर्स को। साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश कोऑपरेशन दिखाएंगे ब्रॉडकास्ट में, जो कि होगा प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के मध्य। क्लियर। लेट्स मूव टू टुडेज न्यूज। आज की न्यूज जिस पर हमारा टारगेट है वो है रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर। देखो, इन्फ्लेशन जिसको हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं, ये हाल ही में बहुत ही हॉट टॉपिक हो चुका है, क्योंकि मुद्रास्फीति सिर्फ भारत की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की, यानी कि पूरी दुनिया में रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं कमोडिटीज़ के, जिसकी वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है। एवरीवन इज सेइंग कि क्या ये चीज़ आगे चल के वर्ल्ड इकोनॉमी को हैम्पर करने वाली है या डेवलपमेंट के रेट को घटाने वाली है। इस बार अगर देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ का रेशियो आया, भारत का एक अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला। आरबीआई ने एक्सपेक्टेड 16.4% का एक्सपेक्ट किया था, जबकि जो एक्चुअल ग्रोथ रेट आया दैट वाज समथिंग 13 अराउंड। तो इस ग्रोथ रेट में भी अगर देखा जाए तो भारत काफ़ी तेज़ी से उन्नति कर रहा है। जो हमारा नेट जीडीपी आया है फर्स्ट क्वार्टर को, वो 7% की ग्रोथ दिखाता हो रहा है, उस जगह जहां पर दुनिया के सारे देश इस समय अपनी अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं के साथ साथ थोड़े अलार्मिंग जो हमें न्यूज़ सुनाई देती है वो होती है इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, ये होता क्या है, इस पर पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग न्यूज़ के साथ साथ ये चीज़ें आगे देखते हुए चलते हैं। तो चलो पहले न्यूज़ देख लेते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे। न्यूज़ कहती है कि इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है, अब देखो मुद्रास्फीति तो कई तरीके की होती है, हम लोग मेजर भी करते हैं दो तरीके से, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, इसके बारे में बताएंगे। तो फिलहाल ये कह रहे हैं जो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन है वो रिसर्च किया है। रिसर्च मतलब पहले तो सर्च करा ही था एक बार, मतलब इंक्रीज किया ही था बहुत ज़्यादा, अभी वो दोबारा से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है और वो पहुंच चुका है 7% पर। कब? अगस्त में।
और ये जो इंक्रीज हुआ है ये 6.71% से इंक्रीज हुआ है। मतलब पहले जो हमारे यहाँ रिटेल इन्फ्लेशन था वो 6.71% था, अभी वो 6.71% से बढ़कर वापस से 7% हो चुका है अगस्त में। ठीक है, और इसमें ये जो इंक्रीमेंट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? वो हुआ है फूड प्राइसेस में बढ़ोतरी की वजह से। देखो दिया है फ्यूल्ड बाय, फ्यूल्ड का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं आग में घी डालना, तो किसी चीज को इंक्रीज करने के लिए घी क्या कर रहा है? इम्पेटस दे रहा है, बढ़ोतरी दे रहा है। तो यहाँ पर भी जो इम्पेटस है, बढ़ोतरी है, वो किसके इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है? फूड प्राइसेस के इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, जो फूड प्राइसेस हमारे कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं। और यही नहीं, एक चीज और देखी गई कि इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ जो थी जुलाई में वो भी ड्रॉप की है अपने लोवेस्ट लेवल पर सिंस अप्रैल से अब तक वो सबसे निचले स्तर पे आ चुकी है 2.4% पे, जिसमें आउटपुट लेवल भी ड्रॉप किया है 2.75% मंथ ऑन मंथ। मतलब अप्रैल से मई से जून से जुलाई, ये मंथ ऑन मंथ ड्रॉप रहा है। तो 8 सक्सेसिव मंथ हो चुके हैं अब तक जब रिटेल इन्फ्लेशन अपनी लिमिट के ऊपर, अब लिमिट बोल रहे हैं तो लिमिट के ऊपर भी एक सवाल आएगा। तो ये लिमिट कितनी है जो सेंट्रल बैंक ने सेट कर रखी है? लिमिट सेंट्रल बैंक ने सेट कर रखी है 4 + -2%। अब +-2% मतलब 4% इन्फ्लेशन रहना ही चाहिए, मिनिमम जा सकता है 2% तक और मैक्सिमम जा सकता है 6% तक। अब अपर लिमिट 6% तय कर रखी है सेंटर ने, लेकिन अगर वो 7 चला गया है यानी कि अपर लिमिट को ब्रीच कर गया है, यानी कि उसको क्रॉस कर गया है, तो वही बता रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड ऑफ 6% इन्फ्लेशन, ये उसके पार चला गया। तो ये सेटबैक देता है हाउस होल्ड स्पेंडिंग को। हाउस होल्ड स्पेंडिंग को क्यों यार? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? अब मुद्दे की बात अगर कहें तो अब हमें जान लेना चाहिए। इन्फ्लेशन कहता है कि किसी भी चीज के दाम में बढ़ोतरी, जब डेली प्राइसेस किसी भी चीज के राइज करे, बढ़े, तो उससे क्या होगा? आज आप कोई चीज 100 रुपए की खरीद रहे हो, कल दाम बढ़ने के बाद यही चीज जब 150 रुपए की खरीदोगे, मीन्स टुडे यू आर परचेजिंग समथिंग एट 100 रुपीज एंड टुमारो यू आर गोइंग टू परचेज एट 150, तो आपकी जेब से एक्स्ट्रा 50 रुपीज गया कि नहीं गया? अब सपोज आपकी इनकम वही 10,000 है, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर इस इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ के 10,000 की बजाय 15,000 हो जा रहा है, तो आप क्या करोगे? आप अपनी कुछ चीज़ों में कटौती करना शुरू कर दोगे, यानी कि आपकी परचेजिंग पावर कम होने लगेगी। ऑब्वियस सी बात है, परचेजिंग पावर कम होगी क्योंकि जेब में पैसे नहीं बचेंगे। तो इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा असर होता है परचेजिंग पावर पर। जब परचेजिंग पावर कम होती है यानी कि डिमांड कम होती है, तो उससे मंदी भी आने का बहुत बड़ा चांस होता है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन refers to the rise in the prices of most goods and services of daily and common use such as food, clothing, housing, recreation, transport, consumer staples, etc. इन्फ्लेशन मेजर करता है एवरेज प्राइस चेंज। एवरेज प्राइस चेंज कितना है इन अ बास्केट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विस ओवर अ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में कितना एवरेज प्राइस चेंज आया, उस चीज को मेजर करता है इन्फ्लेशन। और इसका ऑपोजिट होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन तब होता है जब मार्केट में किसी भी सामान की मतलब कीमत घटती है। ठीक है, अब इनके कारण भी होते हैं, उन पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। इन्फ्लेशन इंडिकेटिव है ऑफ द डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर। मैंने बोला ना, परचेजिंग पावर घट जाती है लोगों की, जाहिर सी बात है। अगर हम इसकी एक नॉर्मल डेफिनेशन निकालें तो यही होगा ना, टू मच मनी चेजिंग टू लेस गुड। अब देखो, पहले इतने रुपए में, यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल देखो तो आपको बहुत अच्छे से दिखा रहा है कि पहले $4.99 में आप 3 बर्गर खा सकते थे। ठीक है, अब मान लो घर में 3 बर्गर आते थे, 3 बच्चे खाते थे। अभी भी 3 बच्चे हैं, बच्चे तो कम नहीं हो जाएंगे, लेकिन अब $4.99 में सिर्फ 1 बर्गर मिल रहा है, यानी कि फादर को एक्स्ट्रा 4.99 इंटू 2 स्पेंड करना पड़ेगा, यानी कि ऑलमोस्ट $15 स्पेंड करने पड़ेंगे फादर को, तब जाके 3 बच्चों को वो बर्गर खिला पाएंगे। पहले ये काम उनका $4.99 में निपट जाता था। तो यानी कि अब उनका वो जो एक्स्ट्रा $10 खर्च हो रहा है वो कहीं ना कहीं से तो निकालेंगे, और कहीं ना कहीं से निकालेंगे वो क्या करेगा? या तो उनकी सेविंग्स को हिंडर करेगा, सेविंग्स कम हो जाएंगी। देखो, सेविंग्स कम होना भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए खराब है। सेविंग्स कम होंगी, या हो सकता है वो एक्सपेंडिचर कम कर दें। अगर आप इनके बहुत सारे फैक्टर्स को निकालते चलते हो ना, तो आपको दिखाई देगा कैसे कनेक्टिविटी होती है सभी चीज़ों में।
ठीक है ना। इन्फ्लेशन को मेजर कौन करता है? देखो सीधे सीधे क्वेश्चंस पर हम आ रहे हैं। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन, फिर उसके ऊपर एक स्टेटमेंट, टू मच मनी चेजिंग टू लेस गुड। फिर इन्फ्लेशन को मेजर कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बना रखी है डिपार्टमेंट के तहत, या कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री के तहत, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये आपकी मेजर करती है इन्फ्लेशन, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाए हुए है, वो कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, ठीक है। और कंट्रोल क्या करती है? कंट्रोल करने के उसने टारगेट सेट कर रखा है कि 4% हमारी लिमिट है, मैक्सिमम 6 जाए और मिनिमम 2, इसी लिमिट के अंदर रहना चाहिए। और ये जो लिमिट उसने सेट की थी, कब सेट की थी? 5 अगस्त 2016 से सेट की थी 31 मार्च 2021 तक, जो कि अभी उन्होंने आगे बढ़ा दी है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना बॉइंट इन्फ्लेशन और ट्रिपिंग इंडस्ट्रियल रिकवरी का। अब बॉइंट इन्फ्लेशन, बॉइंट का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और ट्रिपिंग इंडस्ट्रियल रिकवरी मतलब इंडस्ट्री में जो हमारा आउटपुट है वो भी घट रही है, तो इंडस्ट्रियल रिकवरी भी अच्छी नहीं हो पा रही है, और बॉइंट इन्फ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है। ये दोनों चीज़ें जब एक साथ होती है तो सेंट्रल बैंक यानी कि हमारा आरबीआई, उसका ये जो टास्क है ना वो ट्रिकियर हो जाता है। ट्रिकियर मतलब टफ हो जाता है। अभी हम सबको पता है इस महीने के अंत में मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठेगी, एमपीसी का फुल फॉर्म मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें 6 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 6 में से 3 होते हैं आरबीआई से और 3 होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, और ये लोग हर 2 महीने पे मिलते हैं, एवरी 2 मंथ। और इस पॉलिसी को कहते हैं बाय मंथली पॉलिसी, यानी कि हर 2 महीने पे आ रही तो बाय मंथली पॉलिसी। तो हर 2 महीने पे एमपीसी के लोग मिलते हैं, और मिलने के बाद डिस्कशन करते हैं। जैसे इस बार के अनुमान है, इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इस बार इंटरेस्ट रेट में फिर से फ्रेश हाइक देखी जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 35 to 50 बेसिस पॉइंट। 1 बेसिस पॉइंट बराबर होता है 0.01% के। तो एक बात और बता दे रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई आई हैव मार्क्ड विद येलो। मैंने येलो से इसीलिए मार्क किया क्योंकि ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये आप अपने मेंस के लॉन्ग आंसर में भी कोट कर सकते हो, और ये आप अपने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यानी कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन के लिए भी याद कर सकते हो। अब इंडिया में ये जो इन्फ्लेशन है इसको मेजर कैसे किया जाता है? देखो ये क्या है, मैं बीच बीच में आपके लिए थ्योरी लगाता जा रहा हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ प्लस थ्योरी प्लस न्यूज़ प्लस थ्योरी ऐसे चल रहा है, न्यूज़ प्लस थ्योरी प्लस न्यूज़। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना न्यूज़ प्लस थ्योरी का, इसको आप लोग एज इट इज़ यूटिलाइज कर सकते हो अपने लॉन्ग आंसर में, एज इट इज़ यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसका भी आपको एक कॉन्सेप्ट देता चला जा रहा हूँ। तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन प्राइमरली मेजर किया जाता है 2 मेन इंडिसेस में, जो कि हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। डब्ल्यूपीआई को कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई को कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो अगर डब्ल्यूपीआई की बात करें या सीपीआई की बात करें तो इनका अलग अलग काम होता है, ठीक है। डब्ल्यूपीआई होलसेल पैमाने पर काम करता है और सीपीआई रिटेल। अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिटेल लेवल इन्फ्लेशन के बढ़ने की, तो रिटेल लेवल इन्फ्लेशन बढ़ना वो क्या है, वो है सीपीआई से मेजर किया जाएगा। तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करता है डिफरेंस इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज सच एज फूड, medical care, education, electronics, etc. which Indian consumers buy for use। अभी हमने बोला ना रिटेल प्राइस या रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और फिर हमने बोला रिटेल इन्फ्लेशन किस में बढ़ रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन फूड में बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ से भी याद कर सकते हो कि रिटेल इन्फ्लेशन किस में मेजर करते हो, फूड में, और रिटेल इन्फ्लेशन मेजर किससे करते हो, सीपीआई से। मेजर कौन करता है, मॉस्पी। मॉस्पी कौन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और मतलब ये 3 पॉइंटर्स हो गए, क्लियर। नाउ ऑन द अदर हैंड द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय बिजनेस टू स्मॉल बिजनेस, मतलब जब बिजनेसेस, बड़े बिजनेस या छोटे बिजनेसेस स्मॉलर बिजनेस या किसी और बिजनेस आउटलेट को कुछ बेचते हैं, तो इनका जो खरीद फरोख होता है वो होलसेल में होता है। तो इनका जो इन्फ्लेशन निकाला जाता है वो डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स से निकाला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं रूरल इन्फ्लेशन की। इस बार देखने को ये मिला कि रूरल इन्फ्लेशन जो कि 6.8% था जुलाई में, उसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है अगस्त में, जो कि बढ़ के अब वहाँ की इन्फ्लेशन 7.15% आ चुकी है।
अर्बन कंज्यूमर्स का अगर देखा जाए तो उनकी इन्फ्लेशन बढ़ी है, लेकिन उतना नहीं बढ़ी जितना रूरल एरियाज में बढ़ी। अर्बन इन्फ्लेशन 6.49% से 6.72% हो गई, यानी कि शहर में रहना ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है खाने पीने में बजाय गांव में। तो ये कितनी विडंबना वाली बात है। अब आता है कंज्यूमर्स नॉन ड्यूरेबल्स प्रोडक्शन ड्रॉप्ड 2% इन जुलाई। जो नॉन ड्यूरेबल्स गुड्स होते हैं इनका प्रोडक्शन 2% से घट गया। 2.96 अपटिक देखा गया था जून में, 2.96 की बढ़ोतरी थी और अगस्त आते आते घट रहा है। कैपिटल गुड प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रहा 5.8% का, लेकिन वो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है सीक्वेंशली जुलाई में 6.7% के साथ जून के लेवल से। अब रूरल स्ट्रेस देखो, एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है रुमकी मजूमदार, जो कि डेलाइट इंडिया से इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने लिंक किया है कॉन्ट्रैक्शन। उन्होंने कहा जो कॉन्ट्रैक्शन है ना रूरल एरियाज में, ये बेसिकली नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो रूरल एरियाज में जाते हैं उनका एक कह सकते हैं स्ट्रेसफुल इम्पैक्ट है। यानी कि लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो हुआ ही, जिसकी वजह से हम कहेंगे आईआईपी नंबर तो दिखा ही रहे हैं कि दिक्कतें हैं, लेकिन लोगों का जो एक डर का माइंडसेट है ना, उसने भी हिंडर किया है गांव के इस डेटा को। तो एलिवेटेड इन्फ्लेशन मतलब ये जो बढ़ी हुई इन्फ्लेशन है, ये एक चीज़ और दिखाती है कि हाउस होल्ड का जो बजट है वो इससे अफेक्टेड होगा। क्यों? जाहिर सी बात अफेक्टेड होगा, क्योंकि भाई देखो मैंने कहा ना कि अगर मैं 10,000 कमाता हूँ तो उसके हिसाब से मेरे खर्चे हैं। कल को मेरे खर्चे बढ़ जाएं और मेरी कमाई उतनी रहे, खर्चे बढ़ने का मतलब महंगाई बढ़ेगी तो खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन कमाई उतनी है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हो जाऊंगा ना कि कैसे हैंडल करूंगा पूरा फेयर। तो पर्टिकुलरली लो इनकम सेगमेंट्स एज फूड एंड रिलेटेड आइटम्स मेक अप हायर शेयर ऑफ द कंजम्पशन। जो निचले तबके के लोग होते हैं उनका ज़्यादा खर्चा कहाँ होता है? फूड और मोस्ट प्रायोरिटी की जो चीज़ें होती हैं उन्हीं में खर्चा होता है। किसी भी तरीके से उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब अपटिक जो इन्फ्लेशन में है वो लार्जली ड्रिवन है बाय अ ब्रॉड बेस राइज अक्रॉस द फूड सेगमेंट। मतलब फूड सेगमेंट में जो दाम की बढ़ोतरी हुई, हायर इन्फ्लेशन सीरियल्स में आया, पल्सेस में आया, मिल्क में आया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इवन प्रिपेयर्ड मील और स्नैक्स जो है उनमें। तो ICRA की जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं अदिति नायर, उन्होंने रिपोर्ट दी कि अगर इसी तरीके से फूड प्राइसेस में बढ़ोतरी होती रही तो आगे चल के जो प्लेट है ना लोगों की खाने की वो बड़ी महंगी हो जाएगी। दो तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल मतलब किसी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है उसकी सप्लाई मैच करने में टाइम लगाएगी। सपोज करो अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें कोरोना वायरस के टाइम का, तो कोविड के टाइम पर जैसे ही सबको पता चला कि मास्क और सैनिटाइज़र इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत मास्क और सैनिटाइज़र की डिमांड इतनी बढ़ गई कि ब्लैक मार्केटिंग होने लगी थी मास्क और सैनिटाइज़र की। इतना महंगा 500-500 600 रुपए के मास्क और सैनिटाइज़र बिक रहे थे। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी और प्रोडक्शन बहुत कम। इसी तरीके से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? जब कभी सप्लाई घट जाए। सप्लाई कैसे घट जाती है? मान लो सब्जी मंडी है, एक दिन बारिश हो गई और सब्जी मंडी तक सामान पहुंचा नहीं, तो ऐसे में क्या हुआ, उस दिन उस सामान की डिमांड तो उतनी है लेकिन सप्लाई नहीं है। ऐसे में सप्लाई घटने पे क्या हो जाता है, डिमांड को देखा जाता है कि डिमांड को बैलेंस करने के लिए हमको उसके दाम बढ़ाने पड़ेंगे। तो ऐसे में जो बढ़ाए हुए दाम होते हैं उनको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर तीसरा एक और इन्फ्लेशन जो बहुत चर्चाओं में रहता है वो है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या है? भाई हर साल हमको अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए। अब कंपनी अगर हमको इंक्रीमेंट देगी तो जो उसका जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट की कॉस्ट को भी बढ़ाएगी, नहीं तो वो ये कॉस्ट निकालेगी कहाँ से इंक्रीमेंट देने वाला? उसको कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट क्या होता है? वो अपनी सर्विसेज, अपनी कमोडिटी की कॉस्ट को बढ़ाती है, तो उसको भी इन्फ्लेशन कहते हैं। वो होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। नाउ फैक्टर्स कॉजिंग इन्फ्लेशन, क्या क्या होते हैं फैक्टर्स जिनकी वजह से इन्फ्लेशन होता है? सबसे पहले होता है डिमांड साइड इन्फ्लेशन। डिमांड साइड इन्फ्लेशन बेसिकली जब बहुत हाई डिमांड होती है और प्रोडक्शन कम होता है। ये मैंने अभी समझाया था आपको। किसी भी चीज़ की आप डिमांड बढ़ाओगे और प्रोडक्शन उतना नहीं है तो ऐसे में क्या होगा, कई लोग खरीदार बन के खड़े हो जाएंगे। कोई कहेगा मैं दुगना दाम दे दूंगा, कोई कहेगा मैं तिगुना का दाम दे दूंगा। तो कंपनी भी अपने एथिक्स भूल जाती, कहती भाई तुम तिगुना दोगे तुमको दे देंगे। तो डिमांड बढ़ने से किसी भी चीज़ की कॉस्ट क्या होती है? बढ़ जाती है। और कॉस्ट पुल की बात मैंने वही बताई ना एग्जाम्पल में, कि अगर मंडी में एकदम से सब्जी ना पहुंचे तो ऐसे में
क्या किया जाता है, दाम को बढ़ा दिया जाता है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी अगर देखा जाए अभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी है, जहां पर पॉपुलेशन अभी भी मिली जुली है, और इस मिली जुली पॉपुलेशन का मैक्सिमम हिस्सा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का है, बल्कि लोअर मिडिल क्लास और पुअर है। तो ऐसे में परचेजिंग पावर बहुत मायने रखती है किसी भी मतलब फैमिली के लिए इंडिया में। तो परचेजिंग पावर अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन बढ़ने से घट जाती है, और ऐसे में जो गुड्स एंड सर्विस की डिमांड होती है ना, वो भी घट जाती है, लोग ज़्यादा सर्विसेज अवेल ही नहीं करते। ठीक है, और अगर यही परचेजिंग पावर किसी भी करेंसी यूनिट की हो तो वो डिक्रीज करते हैं, कमोडिटी और सर्विसेज बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, डियरर हो जाए। नाउ दिस ऑल्सो इम्पैक्ट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ कंट्री। किसी भी देश में रहने की जो कॉस्ट होती है वो भी बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, अगर आपको भारत में कोई चीज़ महंगी है तो भारत में रहना भी महंगा हो जाएगा, और उसी जगह आप किसी और देश में जाओ, वहाँ पर वो चीज़ सस्ती है, तो वहाँ उस कंट्री में आपका रहना भी सस्ता हो जाएगा। एक पर्टिकुलर लेवल तक इन्फ्लेशन रिक्वायर्ड होता है, इसलिए भारत सरकार ने हमारे यहाँ इन्फ्लेशन के रेट को 4% तय कर रखा है। अब सोचो, 0 ना रख के 4 रखा है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने माना कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन ज़रूरी है, वो देश की तरक्की का माध्यम बनता है, लेकिन ज़्यादा इन्फ्लेशन होना वो दिक्कत दे जाता है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे मैंने बोला ना, इस महीने के अंत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होने वाली है, वो रेट्स को रिवाइज करने वाले हैं। रेट्स कौन से? जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो इन सब में वो क्या करेंगे, रेट्स बढ़ाकर, मेजर्स अप्लाई करके रुपए की लिक्विडिटी को कंट्रोल करेंगे, जिससे इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। फिर फिस्कल पॉलिसीज़ आती हैं। फिस्कल पॉलिसीज़ में क्या होता है, इसमें 2 कॉम्पोनेंट होते हैं, एक गवर्नमेंट रेवेन्यू और दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर फिस्कल पॉलिसी को देखोगे तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन, या तो वो रिड्यूस कर देती है अपनी प्राइवेट स्पेंडिंग, या तो वो डिक्रीज कर देती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या दोनों का इस्तेमाल करके। तो ये फिस्कल पॉलिसीज़ होती हैं सरकार की तरफ से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की। फिर प्राइस कंट्रोल, गवर्नमेंट एक और काम करती है, प्राइस कंट्रोल। इस मेथड में क्या होता है, इन्फ्लेशन जब को सप्रेस किया जाता है प्राइस कंट्रोल के द्वारा, कि आप इतने से ज़्यादा बेच ही नहीं सकते, भले ही आप कितने का भी खरीदे हो, आपका अगर नुकसान हो रहा है तो हम कंपेंसेट करेंगे। इस तरीके से भी धीरे धीरे करके इन्फ्लेशन को मिटाया जाता है। अब ये है हमारा आज मेंस का क्वेश्चन। मेंस का क्वेश्चन है इन्फ्लेशन, प्रोन्स एंड कॉन्स ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग भारत ने कर रखी है, उसके क्या प्रॉन्स हैं, क्या कॉन्स हैं, यानी कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान। इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अगर आप देखोगे तो एक मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें सेंट्रल बैंक एक्सप्लिसिट टारगेट इन्फ्लेशन रेट रखता है विद मीडियम टर्म, और अनाउंस करता है कि ये इन्फ्लेशन टारगेट पब्लिक को मीट कर रहा है, और इसको देखता कौन है, आरबीआई। बहुत सारे सेंट्रल बैंक ने अडॉप्ट किया है इन्फ्लेशन टारगेट, एक प्रैग्मेटिक रिस्पॉन्स देखा गया है इस चीज़ को, कि जो फेलियर होता है मॉनेटरी पॉलिसी रिजीम्स का, उसके तहत इन्फ्लेशन टारगेट रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रॉन्स में देख ले, ये लीड करेगा इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ा देता है कि बताओ ये हमने टारगेट सेट करके रखा था, अचीव क्यों नहीं हुआ। पॉलिसी को उसी टारगेट के हिसाब से लिंक करके बनाया जाता है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग होने से क्या होता है, हम एक लो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस के साथ चलते रहते हैं, और अगर कोई इन्फ्लेशन टारगेट नहीं है तो पीपल बहुत हाई इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन के साथ चलते हैं कि हो सकता है हमारे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाए। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, 6% से जैसे ही थोड़ा बढ़ता है तो मीडिया से लेकर हर जगह चर्चाएं मच जाती हैं कि इन्फ्लेशन अपर लिमिट के ऊपर जा रहा है। तो ये चर्चाएं क्यों बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमने उस इन्फ्लेशन को टारगेट कर रखा है। ठीक है, इसी तरह अगर इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है तो उसको वो क्या कर सकता है, इकोनॉमिक कॉस्ट बेयर करवा सकता है। तो कभी भी अनसर्टेनिटी आती है जिसकी वजह से लो इन्वेस्टमेंट आता है, या लो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, या रिड्यूस वैल्यू ऑफ सेविंग्स आती है, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं टारगेट करके। ठीक है, कॉन्स में बात करें तो पुट करता है बहुत ज़्यादा वेट ऑन इन्फ्लेशन रिलेटिव टू अदर गोल्स, यानी कि इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है बाकी चीज़ों से। सेंट्रल बैंक इग्नोर करना शुरू कर देते हैं प्रॉब्लम जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल, और सिर्फ इन्फ्लेशन पे ध्यान देते हैं। इन्फ्लेशन टारगेट रिड्यूस करता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल है टू कंस्ट्रेन पॉलिसी इन सम सर्कमस्टांसेस इन विच इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डू सो। ऑलराइट,
तो ये प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, आप इनको रीड करोगे एंड यू विल ट्राई टू फ्रेम योर आंसर बाय योर ओन, ठीक है, इन नॉट लेस देन 250 वर्ड्स। क्वेश्चन सेम रहेगा, 250 वर्ड्स में आप फिर से इसको रीड करने के बाद अपना आंसर फ्रेम करोगे। नाउ द क्वेश्चन ऑफ द डे, with reference to the cost of inflation, answer the following. Cost push inflation arises when the aggregate demand in the economy becomes more than aggregate supply. Demand pull is when there is a decrease in aggregate supply of good and service result into increase in cost of production. ठीक है, तो आपको आंसर देना है ऑप्शंस ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। एंड दिस इज योर अनदर क्वेश्चन फॉर मेंस आंसर राइटिंग। और इसके लिए आप एक और चीज़ की मदद ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बोला गया फिस्कल प्लानिंग या मेजर्स जो गवर्नमेंट लाती है वो कितना अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। आज ही के न्यूज़पेपर में एक और आर्टिकल दिया गया है, स्टेप्स टू कूल फूड इन्फ्लेशन विल डिलीवर इन कमिंग वीक, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप्स आने की उम्मीद है। तो ये एडिटोरियल भी आप रीड करोगे, ये पेज 16 पर दिया हुआ है और वो पेज 1 का एडिटोरियल था जो पहले वाला था, सॉरी पेज 1 की न्यूज़ थी और ये पेज 16 की न्यूज़। तो इन्फ्लेशन एक हॉट टॉपिक था जिसको मैंने कवर किया आपका एज पर प्रीलिम्स, एज पर मेंस। इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, बाकी मैं क्वेश्चंस और आपको इन्फ्लेशन के बना के दूंगा। क्लियर? सो दिस वाज ऑल गाइस, स्टडी इट एंड इफ़ यू हैव डाउट डू लेट मी नो। क्लियर? ये हमारे यूपीएससी बैच 2023 है जिसके प्रोग्राम हाईलाइट्स इस तरीके से हैं कि लाइव क्लास आपको दी जा रही है 400+ आवर्स की, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, मेंस टेस्ट सीरीज़ है, 18 बुक्स आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, मंथली मैगजीन, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, रिवीजन क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स और साथ ही साथ डेली क्विज। तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना ना भूलें। इस बैच की कॉस्ट बहुत नॉमिनल है, आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। एंड गाइस, मार्क माय वर्ड, अभी नहीं तो कभी नहीं। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू। तो आज हमने न्यूज़ कवर किया, इन्फ्लेशन कवर किया, एमसीक्यू कवर किया और मेंस क्वेश्चन कवर किया। अब मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।